अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम थॉट ड्रॉ विद तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। ख़वातीन पर घर में किस तरह से तशद्दुद किया जाता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शादी के बाद अपने शौहर से तशद्दुद का निशाना बनती हैं और अपने बच्चों की वजह से अपना घर बचाने की खातिर वो खामोश रहती हैं। कुछ ख़वातीन जो है वो हरेसमेंट का सामना करती हैं, लेकिन अपनी जॉब बचाने की खातिर वो खामोश रहती हैं। कुछ ख़वातीन जो है अपना घर चलाने के लिए जॉब करती हैं और जिस तरह से बाहर जाकर उन्हें जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है वो बर्दाश्त करती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ बेटियों को कमतर और बेटों को बरतर समझा जाता है। तो ये कमतरी और बरतरी किस वजह से करते हैं वालिदैन, क्यों करते हैं, ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए। 15वीं सदी चल रही है, 14 सदियों पहले ही ये बात जो है वो वाज़ेह कर दी गई थी कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और उनको जो है प्रॉपर हक़ खुददारियत दिया जाए। लेकिन कुछ वालिदैन आज भी इस तरह से हैं जो बेटियों को जो है वो कमतर और बेटों को बरतर समझते हैं। तो किस तरह से कानून की रोशनी में इन तमाम चीज़ों के लिए औरत के लिए किस तरह के हकूक़ नाफ़िज़ किए गए, किस तरह के जो है वो कानून लाहक किया गया, औरतों के हक़ खुददारियत के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, किस तरह से हम इस पर बात कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, जनाब शहज़ाद अली रुख, जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। काफ़ी मसरूफ़ थे आप, आउट ऑफ सिटी थे आई थिंक, अ, लेकिन फिर भी आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बिल्कुल मैं आउट ऑफ प्रोविंस था, मैं रात ही कराची आया हूँ। ओके, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक था, आपको टाइम देना भी ज़रूरी था और ये वक़्त की ज़रूरत भी थी कि इसके ऊपर बात की जाए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम ये बात करेंगे, बेसिकली हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? अच्छा, देखिए अगर सिंध की हम पर्टिकुलर बात करें ना, तो सिंध कानून बनाने में सबसे आगे रहा है। बिल्कुल, अगर सिंध को दूसरे प्रोविंसेस के साथ कंपेयर करते हैं, जो लेटेस्ट लॉज़ बनते हैं, वो सिंध में सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस को डील करने के लिए सिंध में डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 का मौजूद है। ठीक है। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं अच्छा डोमेस्टिक देखें, वायलेंस में? अगर इसका पर्टिकुलरली अगर इन चीज़ों का ज़िक्र करें, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट 2013 वो सारी चीज़ें वाज़ह करता है जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करती हैं ठीक है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बेट में आती हैं। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज़ हैं? एक तो जिस्मानी, नफ्सियाती, ज़ुबानी तरीके से हुँ, अगर आप हाउसहोल्ड में से किसी को इन तीनों तरीकों में से परेशान कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, किसी को आप तंग कर रहे हैं, किसी को आप गालम-गलोच दे रहे हैं, किसी बीवी, बहन या अपनी माँ के ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं या अपनी बीवी को आप धमकी दे रहे हैं कि मैं आपको तलाक दे दूँगा या आप किसी तरीके से ये प्रोनाउंस करें कि मैं आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में या गलत तरीके से आपको केसेस में उलझा दूँगा, गलत तरीके से आपके ऊपर केसेस कर दूँगा। हुँ, अगर आपकी कोई बहन, बेटी या आपकी बीवी कहीं पे काम करती है, अब अगर आप उसकी स्टॉकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाती हैं। देखिए, अब डोमेस्टिक वायलेंस हम कहते हैं कि ये डोमेस्टिक बाज़ औक़ात कोर्ट में ऐसा होता है कि भई ये डोमेस्टिक वायलेंस मैंने नहीं की, किसी और ने की है। अब देखिए इसके 2 फ़ॉर्म्स होते हैं, एक हो गया आपका डायरेक्ट और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट। देखें अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं भाई हूँ, मेरी कोई बहन है, अगर मैं खुद उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा हूँ, अगर मैं खुद उसको हैरेस कर रहा हूँ, तो ये हो गया डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक? अगर मेरा कोई कज़न, मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं उसको उकसा के उसके थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस करता हूँ, तो वो इनडायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अब देखिए सिर्फ़ डोमेस्टिक वायलेंस आपकी तशद्दुद तक, आपकी हैरेसमेंट तक, आपकी अब्यूज़ तक, आपकी थ्रेट्स तक अ नहीं है। देखें, अगर फ़र्दर इसको क्लासिफ़ाई करते हैं ना, हुँ, किसी को आप अगर मालियाती सूरत में आप उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं,
वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बिट में आ जाता है। ठीक है। जी। और आपने अभी ये बात की कि हम किसी को जिस्मानी तरीके से या नफ़सियाती तरीके से, ज़हनी तरीके से, यानी किसी को ज़हनी मरीज़ अगर आप बना दो, मीन्स आप उन पर शक कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, आप उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हो और अगले आपसे कहे कि भाई इस तरह से मेरे साथ मत करो। अगला बंदा अगर रो रहा है तो आप उससे कह रहे हो कि आप झूठे हो, आपके आँसू झूठे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। ये ज़हनी मरीज़ अगर आप किसी औरत को बना दो, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर किसी औरत को कोई मर्द जो है वो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का एक जो है अ, एक रुख ये भी है कि आप किसी को ज़हनी मरीज़ बना दो, ज़हनी अज़ियत दो कि वो औरत जो है वो बीमार पड़ जाए या अपनी हालत में पड़ जाए। इस हवाले से कानून क्या कहता है? अच्छा मिस तैयबा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि किसी को आप ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं, किसी के ऊपर आप बार-बार तशद्दुद कर रहे हैं, किसी को आप हालत मर्ग में जाके छोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर कानून क्या कहता है? देखिए, मैं फिर से वही बात करूँगा, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के एम्बिट में। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है। ठीक है। आप ये सारी चीज़ें जो आप हैरेस कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, किसी को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को साइकोलॉजिकल अब्यूज़ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पेनलाइज़ होती हैं अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। आपका पाकिस्तान पीनल कोड इन चीज़ों के ऊपर सज़ा बताता है कि कितनी सज़ा होती है। तो देखें, अगर इसको फिर हम लेके आएँ डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बिट में, सेक्शन 5 आपका पूरा क्लियर कर देता है, पूरा बताता है कि जो-जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एम्बिट में आ जाती हैं। इसमें आपका जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? या जो आपकी ऑनरेबल कोर्ट होती है, या जो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, जिसमें आपका पुलिस होगी, ठीक है? तो उनको बाउंड किया जाता है कि जो प्रोटेक्शन है, जो सेफ्टी है वुमेन की, उसको इंश्योर किया जाए, ताकि उसको आगे चल के ये चीज़ें फिर से सफ़र ना करनी पड़े। ठीक है। तो अगर कोई ख़ातून अपने बच्चों की ख़ातिर ये तमाम जो है मज़ालिम बर्दाश्त करती है, तो वो कानून से किस तरह से मदद हासिल कर सकती है? अच्छा, अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, हमारे पास ये होता है कि बाज़ औक़ात हम जो कानून देखते हैं ना, उसमें सिर्फ़ ये रिक्वायर्ड होता है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है, वो आके खुद ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करे। कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम अपनी जो अथॉरिटी होती है, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो हमारे बिहाफ़ पे एक्ट करता है। लेकिन आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2013 है, आप इसमें या तो खुद जा सकती हैं, ठीक है? या आप किसी को ऑथोराइज़ कर सकती हैं, लाइक आपका भाई हो गया, आपका वालिद हो गया, आपकी वालदा हो गई, कोई कज़न हो गया। अगर आप समझती हैं कि उनके जाने से आगे मसाइल बढ़ेंगे, आपके लिए कोई नुकसानात होंगे, आपके लिए कोई ख़तरा लाहक हो सकता है, तो आपके पड़ोसी, उनके ऊपर भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो देख रहे हैं आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपके घर में से किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई अब्यूज़ हो रहा है, वो पड़ोसी आपका जाके ऑनरेबल कोर्ट में सिंपल एक व्हाइट पेपर, किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी कोर्ट के प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एक व्हाइट पेपर पे दरख्वास्त देगा कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, फलाँ घर में, फलाँ इंसान के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा है। कोर्ट उसका नोटिस करती है। 7 दिन के अंदर जो आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, उसको कोर्ट नोटिस करके अपने पास बुलाती है। देखें, अब आपने जो दूसरा सवाल इसमें पूछा कि इसमें ये ख़तरा लाहक हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझसे छिन जाएँगे, मेरा घर मुझसे चला जाएगा, मुझे जो नान और नफ़ा मिलता है वो बंद हो जाएगा, तो ये गुज़र सफ़र कैसे होगा? देखें, अब इसमें कोर्ट के पास सेक्शन 10 के अंदर ना इंटरिम ऑर्डर का पावर होता है। एक इंटरिम ऑर्डर से कोर्ट कर देती है, जो आपका रिलेवेंट एसएसपी होता है, एसएचओ होता है, और जो वुमेन एसएचओ होती हैं, उनको बाउंड करता है कि जो आपका जो हस्बैंड है, या जो तशद्दुद कर रहा है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आप उससे रिटन में ले लें। रिटन में लिखवा लें कि भई आप जो है आगे चल के ये तशद्दुद नहीं करेंगे, आगे चल के कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। जो आप नानो-नक़्फ़ा दे रहे हैं, वो आप बंद नहीं करेंगे। ठीक है? अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ वायोलेट हो रही होती है, तो फिर जो आपकी स्टेट है, जो आपका लॉ है, वो मोशन में आ जाता है। फिर जो पर्सन उस चीज़ को वायोलेट कर रहा होता है, उसको कोर्ट पेनलाइज़ करती है। उसके ऊपर सज़ा जो है वो लाहक हो जाती है। तो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, कितनी है? अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, तो वैसे जो मैंने पहले पॉइंट आपको बताई कि सिंध सबसे आगे रहा है कानून बनाने में, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है हमारे पास, तो इम्प्लीमेंटेशन सॉरी टू से, बहुत माज़रत के साथ, तो वो स्टेट का काम है।
स्टेट की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी लॉज़ बनते हैं, जो आपके बेसिक राइट्स हैं, वो बेसिक राइट्स आपको बताए जाएँ। सही है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात अगेन सॉरी टू से हमारी स्टेट इस चीज़ में एक्टिव नज़र नहीं आती। ठीक है? पब्लिक करने के हज़ारों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है? हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे पढ़े-लिखे लोग भी हैं, जहाँ पे अनपढ़ लोग भी हैं। कुछ गाँव में, देहातों में आप देखें या जो हमारे पास हाउसकीपिंग होती है या जो हमारे पास जो घर में मासी वग़ैरह अकेले वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है कोई चीज़ लिखी होगी तो कैसे पता चलेगा? अब मैं सही है। हाँ, मैं अब इसका आपको आसान सा तरीका बता दूँ। ठीक है? आप विजुअल मीडिया का तो आपने सुना होगा। बिल्कुल। थ्रू ग्राफ़िक्स, थ्रू आप वीडियो, आप कोई ऐसे पोस्टर्स बनाएँ, जिससे आसानी से ये समझा जा सके कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका ये जो है आगे चल के कानून में ये चीज़ मौजूद है। अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो कानून ये कहता है। तो इस तरीके से वो पब्लिक हो सकती है। सेकंड मेथड सेल फ़ोन आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। थ्रू रिंगटोन जब जाती है तो उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो पैगामात आ रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि अगर इसको पब्लिक करना है, आप थ्रू कॉलर ट्यून जो है उसको लगा लें। उसमें आप आपका 10 सेकंड का 15 सेकंड की जो भी आपकी एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें आप उनके बेसिक राइट्स बता दें। तो इस तरीके से जो आपका शहरी है, पाकिस्तान का हर शहरी, उसको अपने हुकूक का, कानून का पता चल जाएगा। सही है। अच्छा, हमने ये बात की कि हस्बैंड किस तरह से जो है अपनी वाइफ़ को हैरेसमेंट का निशाना बनाता है या डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो तशद्दुद भी कर रहा है, वो ज़हनी अज़ियत भी दे रहा है, वो ज़हनी मरीज़ भी बना रहे हैं। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ़ ने जो है वो एक दरख़्वास्त लिख दी, किसी पड़ोसी के तहत या खुद जाकर कोर्ट पे वो पेश कर दी और कोर्ट फिर हस्बैंड को बुलाता भी है। तो जब ये मामला आगे बढ़ेगा, तो ख़वातीन का यानी उस ख़ातून का माशरे में क्या मकाम होगा? क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि घर की बात बाहर ना जाए और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जो है बदनामी हो जाएगी, शौहर की बदनामी हो जाएगी, घर की बदनामी हो जाएगी, बच्चे रुल जाएँगे, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो अगर कोई ख़ातून इस तरह का जो है वो कदम उठाती है, तो किस तरह से उस ख़ातून का मकाम उस माशरे में देखा जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं थोड़ा लॉ से हट के आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक है? एक औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, क्यों? मेंटली टॉर्चर भी हो रही है। क्या उस औरत की इज़्ज़त नहीं है? उसकी सैंक्टिटी, उसका वक़ार नहीं है? बिल्कुल। तब वो मुआशरा किधर है जब औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है? तब औरत की हाँ, डिग्निटी के लिए कोई भी आगे नहीं तब बढ़ता। मुआशरा आपका कहाँ होता है? तब भी आके हस्बैंड को रोके ना, कि ठीक। वो भी इंसान है, ठीक है? उसके बाद जब मामला कोर्ट में चला गया, देखिए ये इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बने हैं। ये इदारे आपकी फलाह व बहबूद के लिए हैं। आप अग्रीव्ड हैं, आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो रेलेवेंट फ़ोरम होगा, आप रेलेवेंट फ़ोरम पे अप्रोच करेंगे। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है मुझे जब सर में दर्द होगा तो मैं पैनाडोल लूँगा, ठीक है? उसी तरीके से जब मैं अग्रीव्ड होऊँगा, जब मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा होगा, तो हमारे पास जो अदलिया, हमारे पास जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो मेरे पास तो वही अथॉरिटीज़ हैं। ये पावर्स उनके पास ही हैं, मैं तो उनके पास जाके उनको अप्रोच करूँगा। तो इसमें मुआशरे का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ठीक है? इसमें औरत की इज़्ज़त, औरत की जान और माल की हिफ़ाज़त, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है, तो हमारे पास ये देखा जाता है बाज़ औक़ात देखिए ये सिर्फ़ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी जो हैं वो ये देखा जाता है कि भाई ये मामला कोर्ट में चला गया, अब क्या होगा? अब तो मेरे साथ मसाइल हो जाएँगे। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2013 है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट बनाया हुआ है। इसमें जब आपका मामला कोर्ट में गया ना, तो आपकी सारी ज़िम्मेदारी कोर्ट के ऊपर आ जाती है। आपकी कोर्ट, आपके बच्चों की कस्टडी, आपका नानो-नफ़क़ा, आपके घर में रहने की जो ज़िम्मेदारी है वो अदालत में आती है। फिर से इंटरिम ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इंटरिम ऑर्डर जो है वो सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2013 को बताता है। ठीक है। इसमें आपके बच्चों की कस्टडी भी आ जाती है, इसमें आपकी मेंटेनेंस भी आ जाती है, इसमें आपका घर में रहना भी आ जाता है। ठीक है। कोर्ट थ्रू इंटरिम ऑर्डर ये ऑर्डर करती है कि बच्चों की जो कस्टडी है वो अपनी माँ के पास रहेगी और बाप को पाबंद करती है कि उस औरत को घर से नहीं निकाला जाएगा। जो खर्चा उसको मिल रहा होता है वो खर्चा उसको देना पड़ेगा, उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा। इन केस अगर हस्बैंड अपनी बीवी को अपने घर से निकालता है, तो कोर्ट ये भी ऑर्डर करती है कि हस्बैंड को घर से बाहर निकाले,
बीवी को उस घर की पोजीशन दे दें। इतना ज़बरदस्त कानून बनाया हुआ है इन्होंने। यानी कि ये कानून लागू हो चुका है। बिल्कुल है, 2013 से ये कानून चल रहा है। लैंडमार्क केसेस जो जजमेंट्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट्स ने प्रोनाउंस किए हैं, उसको आगे चल के जो आपकी एपेक्स कोर्ट्स हैं उन्होंने अपहोल्ड किया है। देखें कानून जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं ना, वो स्टार्टिंग से लेकर वुमेन की फलाह बहबूद, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल है। ज़ाहिर-सी बात है, औरत अदालत में तभी आती है जब उसके ऊपर बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती, बहुत जबर हो रहा होता है। औरत मामूली चीज़ों को बर्दाश्त करती है। जैसे आपने आपने कहा कि औरत बर्दाश्त करती है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, उस वजह से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही होती। औरत इन चीज़ों से थक हार के जब औरत को सारे दरवाज़े बंद मिलते हैं ना, तभी औरत आके अदालत में पहुँचती है और अदालत उनको 99.9% केसेज़ में रिलीफ़ देती है। ठीक है। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि अगर एक बेटा है, तो वालिद की जायदाद में बेटे का कितना हिस्सा बनता है। अक्सर हम अमूमन इस बातों पर देखते हैं ना कि वालिद जो है एक बेटे को जो है वो घर गिफ्ट करके गए। तो अब ये होता है कि फ्रॉड तरीके से वो बेटा जो है उस घर पे कब्ज़ा हासिल कर लेता है। अब वो ना अपनी माँ को हिस्सा दे रहा है, ना अपनी बहनों को हिस्सा दे रहा है। तो उनकी वालिदा या उनकी बहनों को कानून क्या हक देता है कि वो जो है अपने हक के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाए या फिर कानून किस तरह से उनकी मदद करता है? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल। ये हम डोमेस्टिक वायलेंस से हट के मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जी। चले अच्छा, ये कौन-सी अदालत से रुजू कर सकते हैं, ये भी मुस्लिम बताएँ? फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के एम्बट में ये आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज़ में वो डिवाइड होती है। एक तो हो गए आपके लीगल हीयर्स, ठीक है। इसमें आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी वाइफ़, ये आ गई। उसके बाद सेकंड आपके आ जाते हैं डिस्टेंट किंडर्स, देन थर्ड आ जाता है रेसिड्यूअरीज़। ठीक है। ठीक है, तो जो लीगल हीयर्स हैं, लीगल हीयर्स में अगर बात करें सबसे पहले गिफ्ट की, तो वालिद 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता किसी को। 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वो गिफ्ट नहीं कर सकता। आपकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 1:2 के हिसाब से। ठीक है। अगर 1 हिस्सा बेटी को जा रहा है, तो 2 हिस्से बेटे को जाएँगे। सही है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास हैं ₹300, ठीक है? और 1 बेटी है, 1 बेटा है, तो वो प्रॉपर्टी मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? उसमें से ₹100 जाएगा बेटी को, ₹200 जाएँगे बेटे को, बेटे को। ठीक है? सही है। ये हो गया। अब देखा जाता है कि वाइफ़ को उसका हिस्सा किस तरीके से मिलेगा? अब इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? एक आ जाती है ऐसी बीवी जिसके बच्चे हैं, एक वो बीवी जिसके बच्चे नहीं हैं। अब इसमें सबसे पहले वो बीवी जिसके बच्चे नहीं हैं, तो उस प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा उस बीवी को मिलता है। सही, जो अगर फादर की डेट जो उसके हस्बैंड जितनी की जो प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़। हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर ₹100 हैं, तो उसमें से ₹25 जाएँगे बीवी को। ठीक है। अगर इन केस बच्चे हैं, हुँ। तो बच्चे अपना जो उनका प्रॉपर्टी का राइट होगा, वो लेंगे और उसके बाद जो है, जो 1/8 प्रॉपर्टी 8वाँ हिस्सा बीवी को जाएगा, जिनके पास सही। बच्चे मौजूद हैं। देखें, अब दूसरा आपका इसमें पोर्शन आ जाता है कि कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से वो चीज़ हो जाती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी वालिद या वालिदा अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से आक नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी से खारिज या निकाल नहीं सकते। ये कानून में कतई इसकी इजाज़त नहीं है ठीक है। कि आपके जो लीगल हीयर्स हैं, आप उनको अपनी प्रॉपर्टी से आग करें। बाज़ औक़ात घरों में देखा जाता है कि गुस्से में आके वालिद बोल देता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से जो है वो ज़्यादा से आप हाँ, करता आग हूँ। करता हूँ। तो ये ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट इसको बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा सवाल ये था कि अगर किसी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से वो चीज़ जो है ना वो अपने नाम करवा लिया, तो इसमें आपका स्पेसिफिक रिलीफ आ जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है? उसके अंदर जाके आपकी जो स्पेसिफिक जो प्रेयर्स हैं, जो आप रिलीफ माँगना चाहते हैं, वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स फ़ॉर्ज्ड फेक तरीके से बनवाए गए हैं, उसमें सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप जाएँगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करती है। देन जो डॉक्यूमेंट्स आपके फेक और फ़ॉर्ज्ड होंगे, जो गलत तरीके से बनाए गए हैं, तो कोर्ट उनकी कैंसलेशन का ऑर्डर जारी करती है और जो राइट है, वो प्रॉपर राइट जो उनके जो लीगल हीयर्स होते हैं, उनमें हुँ। डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी आपसे पूछनी है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वालिदैन का इंतकाल हो गया। अब जो उनकी बेटी होती है वो डिवोर्स्ड होती है, तो वो उसी घर में रहती है। अब जब बात आती है कि हम प्रॉपर्टी के हिस्से करें, तो अब वो कहे कि भई हम पहले जो है अपना घर खरीदेंगे, फिर जो पैसे बचेंगे हम आपको हिस्सा दे देंगे। तो इस तरह से क्या हो सकता है, कानून में इस चीज़ की क्या इजाज़त है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर भी सेल कर रहे हो, इसके बाद जो है आपको जो पैसा आ रहा है तो आप कहते हो पहले हम अपना घर लें, यानी वो तलाकशुदा बेटी कहती है पहले हम अपना घर लें, फिर हम जो पैसे बचेंगे वो बाकी जो है बहन-भाइयों को हम अपना हिस्सा देंगे। तो क्या बेटी वालिदैन के घर पे कब्ज़ा कर सकती है? देखिए, कानून इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि बेटी या बेटा अपने वालिदैन के घर पे कब्ज़ा करे। ठीक है। कानून इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि जो आपके लीगल हीयर्स हैं, जो आपके भाई-बहन या जो आपकी वालिदा हैं, आप उनका हक खा के अपनी जो आपकी ज़रूरियात हैं, उसको पूरा पूरा करें। करें, बिल्कुल जो ऐसे ही है। कानून एक प्रोसीजर बताता है, जो कानून एक पूरा आपकी डिवीज़न देता है, उस डिवीज़न के तहत आपका जितना हक बनता है, आप उतना ले सकती हैं। ठीक है। अगर उस हक से आप तजावुज़ कर सकती हैं, तो स्टेट मोशन में आती हैं। जो मशीनरी होती है स्टेट की, वो मोशन में आ जाती है। जो अग्रीव्ड पर्सन है, आया वो भाई है या बहन है, वो ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करता है और जितना उस बहन का हक बनता है, वो बहन का हक उसको दिया जाएगा। बाकी जो होगा, वो भाई और जो दूसरे उनके बहन-भाई होंगे या जो वालिदा होंगी, उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कोर्ट कभी भी इजाज़त नहीं देती कि भाई मेरे पास अपना रहने के लिए घर नहीं है तो मुझे दूसरे बहन-भाइयों का जो है ना वो हक मुझे दे दें। ये कानून कतई इजाज़त नहीं देता। ये कानून में कहीं पे भी ये शिक मौजूद नहीं है कि आप दूसरे बहन-भाइयों का या अपनी वालिदा का हक खाएँ। अच्छा, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि अमूमन बेशतर जगहों पर ख़वातीन को जो है वो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। या तो वो घर हो, या तो वो ऑफ़िस हो, एनी वर्किंग प्लेस ख़वातीन जो है हैरेसमेंट का सामना करती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फ़िज़िकल हैरेसमेंट का सामना करती हैं। समटाइम्स वो है वो मेंटली हैरेस किया जाता है उनको कि आपने ये काम नहीं करके दिया, तो आपको जॉब से फ्री कर देंगे, फायर कर देंगे, या फिर समटाइम्स इस तरह से होता है कि ख़वातीन को जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम ये कर देंगे। मीन्स के ब्लैकमेल किया जाता है। ये भी हैरेसमेंट का एक हिस्सा है। तो इस तरह की जो हैरेसमेंट अगर कोई ख़वातीन फेस कर रही हो, तो वो किस तरह से जो है वो कानून को अप्रोच कर सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि वर्किंग प्लेस में ये हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इस पे मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ऐसा ही है। ठीक है? अब इसमें आपका वफ़ाकी मुहतसब आला का इदारा है, जो इस चीज़ से डील करता है। बाज़ औक़ात औरत को उससे अनड्यू फ़ेवर जो है ना वो माँगी जाती है, माज़रत के साथ अनड्यू फ़ेवर माँगी जाती है, उसको हैरेस किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको तंग किया जाता है। कि मिसाल के तौर पर उनको बार-बार बोलना, उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर बात करना, उनके कपड़ों के ऊपर बात करना बिल्कुल। या उनको काम का प्रेशर देना या फिर ये है कि उनको उस तरीके से जो जो उनका कंफर्ट ज़ोन है, उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालना, ठीक है? आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन करना, ये सारी चीज़ें आपकी हैरेसमेंट के एम्बेट में आती हैं। अब ये तो हो गई हैरेसमेंट, ठीक है? बिल अब इदारा भी मैंने बता दिया कि हमारे पास वफ़ाकी मुहतसब आला का इदारा मौजूद है जिसमें औरत जाके रुजू कर सकती है, ठीक है? अब फिर ये है कि भई हम प्रूव कैसे करें? ठीक है, प्रूव कैसे करें? अब एक चीज़ तो होती है भई मेरे पास मैसेजेस आ गए, कॉल्स आ गईं, उस बंदे ने मुझे हैरेस किया, वो बंदा मुझे बार-बार तंग कर रहा है। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई कैमरा है, ना उसने मुझे फ़ोन पे कोई मैसेजेस किए, ना कोई कॉल की, तो मैं ये किस तरीके से इसको टैकल करूँ? तो इसका जो थ्रेशोल्ड है ना, इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही लिमिटेड है। कैसे? अगर आप किसी केबिन केबिन में हैं, आपका कोई मैनेजर है, आपका कोई जो रिलेवेंट अथॉरिटी है, आप उसके केबिन में हैं, आप उसके केबिन से बाहर निकलती हैं। कोई आपको देख लेता है कि आप डरी हुई हैं, आप सहमी हुई हैं, आपके पसीने छूट रहे हैं, तो आपकी हैरेसमेंट को प्रूव करने के लिए यही काफ़ी है। सही है। इससे साबित होता है कि आप हैरेस हुई हैं। तो ये चीज़ें आपकी बड़ी मैटर करती हैं, बिल्कुल। ठीक है? अगर एक औरत हैरेस हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला के दें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रिकॉर्ड ला के दें।
अगर आप बाहर निकल रही हैं, आपका कोई कलीग देख लेता है, या फॉर इंस्टेंस अगर कोई कैमरा लगी हुई है, आप कैमरा में अगर लगी हुई है, आप वहाँ पे नज़र आ जाती हैं कि आप डरी हैं, सहमी हुई हैं, आपके पसीने छूट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के प्रूफ होती हैं। फिर ये है कि जो मुहतसब आला का इदारा होता है, बिल्कुल। उसके पास ये अख्तियारात होते हैं कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है। रिकमेंडेशन ये कि भाई आप जो है वो जो हैरेस हुआ है, जो पर्सन हैरेस हुआ है, उसको कंपनसेशन दें, ठीक है? उसके बाद आपकी जो है या तो डिमोट किया जाता है, आप अगर किसी सुपीरियर पोज़ीशन पर हैं, उसको डिमोट किया जाता है। अगर डिमोट नहीं किया जाता, कोई सीवियर केस हो गया, उसमें आपका डिसमिसल भी रिकमेंड कर देता है। ये कि इलेक्ट्रिक का केस जो रिसेंटली हुआ था, बिल्कुल। वो आपकी हमारी नज़रों से गुज़रा है। तो वही केस जो है वो हैरेसमेंट वाला, ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो हैरेसमेंट के केसेस में अप्लाई होती हैं। ठीक है। तो ख़वातीन अगर अप्रोच करना चाहें तो किस इदारे को अप्रोच करें? अच्छा देखें, इसमें आपकी कोर्ट ऑफ लॉ भी होती है, लेकिन उसकी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। लेकिन आपका जो वफ़ाकी मुहतसब आला का इदारा है, वफ़ाकी मुहतसब आला के इदारे में आप सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन दे दें, इसमें किसी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन दे दें। अगर वो नहीं कर सकती, उनका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप के थ्रू आप कंप्लेंट दे दें। अगर नहीं कर सकती, कॉल करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं, आप उनको ईमेल करें। उनके पोर्टल पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करें। फिर वो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अक्सर ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ज़हनी अज़ियतें दी जाती हैं। अब ख़वातीन जो हैं अमूमन हर ख़ातून जो है वो अपना घर बचाने के लिए या फिर बच्चे कहाँ जाएँगे, दुनिया क्या कहेगी, इन सब को जो है वो सोचकर वो ख़वातीन जो है चुप करके अपनी जो है अज़ियतें वग़ैरह उन सबको फ़ेस कर रही होती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जो ख़ातून ना रहना चाहती हो, वो ये कहे कि अब मैं अपने शौहर से तलाक चाहती हूँ, तो उसका शौहर उसे तलाक भी ना दे रहा हो, तो वो खुला के लिए अदालत से किस तरह से रुजू कर सकती है? कानून क्या इजाज़त देता है इस चीज़ की? अच्छा देखिए, अगर तलाक की जनरली हम बात करें ना, तो इसके 2 अक़साम होते हैं, ठीक है? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ डिवोर्स, ओके। जो हस्बैंड प्रोनाउंस करता है, बिल्कुल। ठीक है? दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। डिसोल्यूशन जिसमें अगर डाइवोर्स की बात करें ना, उसमें जब हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक जब प्रोनाउंस करेगा, तो उसमें जो औरत होती है उसको क्या कहते हैं, इसमें एक इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो हक महर होता है। हक महर औरत को सरेंडर नहीं करना पड़ता। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला में आ जाते हैं, इसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपको हक महर सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है? इसकी कैटेगरीज़ बताई गई हैं कि किन-किन कैटेगरीज़ में आप जाके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक। ये आपका फैमिली कोर्ट में मैटर जाता है, ठीक है? उसकी सेवेरिटी को देखते हुए, या अगर आप नहीं रहना चाहती, कोर्ट आपसे ये मालूम करती है कि क्या वजूहात हैं, आप क्यों नहीं रहना चाहती, तो उस सेवेरिटी को देखते हुए कोर्ट जो है वो खुला का जो ऑर्डर है वो ग्रांट कर देती है, और उनकी जो डिसोल्यूशन है वो पॉसिबल हो जाती है इसमें। लेकिन फिर से अगेन वही बात कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, इसमें काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप हक महर जो है वो क्लेम कर सकती हैं। ठीक है। तो अगर उस ख़ातून के बच्चे भी हों, यानी उसकी बेटियाँ हों, तो अगर वो खुला ले लेती है, तो हस्बैंड क्या उसके बच्चों के या उसके नानो-नफ़क़ा का या फिर जो है लुक आफ्टर का ज़िम्मेदार होता है? बिल्कुल, इसमें सूट फॉर मेंटेनेंस में हम जाते हैं, ठीक है? बच्ची का अगर देखा जाए, जब तक वो जवान नहीं हो जाती, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो उसका जो हस्बैंड था, जिसने उसको अभी खुला दी है, जिससे खुला ली है उन्होंने, तो वो मेंटेनेंस देता रहेगा बच्चों का। और जब तक औरत इद्दत पीरियड में होती है, उस इद्दत पीरियड के अंदर जो है ना, वो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देता रहेगा। इद्दत पीरियड से पीरियड जब गुज़र जाता है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस स्टॉप हो जाती है। और बच्चे के जो मेंटेनेंस जो बच्ची का जो है वो खर्चा है वो वो सिर्फ़ सब जवान होने तक, यानी जब वो 18 इयर्स की हो जाए, तब जब तक तक शायद वही कोई शादी नहीं हो जाती, जब तक शादी नहीं हो। शादी नहीं हो जाती, ये हस्बैंड उसको प्रोवाइड करता रहेगा। अच्छा, जी। अच्छा, सही है। तो इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं कि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि अभी आपने कहा कि जो ख़वातीन तलाक ले लेती हैं, तो उन पर जो है वो जो उनका हक़ महर है, वो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो जो ख़ातून जिसके नाम पर उसका घर हो अपना, तो होता ये है कि अगर हस्बैंड कहे कि आप मुझसे खुला ले रही हो, लेकिन या तलाक ले रही हो, घर आपके नाम पर है, तो क्या उसे अपना घर भी सरेंडर करना पड़ेगा? नहीं,
जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो आपकी ही रहेगी। सही है। वो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक ये भी वजह होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल मर्दों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? ख़वातीन जो है वो घरों में बैठी हैं, उनको नहीं पता कि उनके शौहर जो है वो क्या कर रहे हैं बाहर। तो होता ये है कि समटाइम्स जो है वो अगर किसी को ऑफ़र कर रहे होते हैं शादी की, तो वो अपनी वाइफ़ से भी कह रहे होते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे। तो अमूमन इन चीज़ों ने घर ख़राब कर दिए हैं आजकल कि जो है वो औरतें घरों में तशद्दुद बर्दाश्त कर रही होती हैं और शौहर बाहर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर रहे होते हैं और फिर वो आकर अपनी वाइफ़ से कहते हैं कि आप तो जी अपने पेरेंट्स के घर पे वापस चली जाएँ, मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो मतलब कि ख़वातीन जो है इस तरह की चीज़ें बहुत फ़ेस करती हैं। तो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर क्या मर्द दूसरी शादी कर सकता है? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कानून हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि अगर आपकी पहली बीवी मौजूद है, अगर निकाहनामा अवेलेबल है, दूसरी शादी आप कर रहे हैं, उसमें आपने ये लिखवाया कि भई मैं गैर शादीशुदा हूँ ठीक है, या मेरी पहले शादी नहीं हुई हुई, तो ये कानूनन जुर्म है। ठीक है। अगर ये मैटर कोर्ट में चला जाता है, तो आपके ऊपर जो पीनल एक्शन है, वो उठाया जाएगा। आप पेनलाइज़ होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने विदाउट द कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ सेकंड मैरिज आपने कैसे कर ली। ओके। सेकंड मैरिज के लिए आपको पहली बीवी से इजाज़त लेना लाज़मी है। इजाज़त के बगैर आप हरगिज़ शादी नहीं कर सकते। और जो मर्द ये कहते हैं कि इस्लाम में तो जायज़ नहीं है कि लेकिन हम कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, कानून में बिल्कुल मना है। आप प्रेसिडेंट्स, आप जजमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट्स की उठाकर देखें। बहुत अच्छी बात। ये कानून में अवेलेबल है। अगर कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कानून है ना, वो अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो डेविएटेड है, जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक इंजंक्शन से डेविएटेड है, विच इट इज़ नल एंड वाइड इन द आइज़ ऑफ लॉ। ओके, ठीक है? तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो चीज़ हमारी इस्लामिक इंजंक्शंस के साथ बनाई जाती है ना, उसको पहले टेस्टिफ़ाई किया जाता है। उसको पहले चेक किया जाता है कि आया ये चीज़ मुतज़ाद तो नहीं है या इसमें हमारी कोई इस्लामिक प्रिंसिपल्स तो वायोलेट नहीं हो रहे। तो देखें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी अगेंस्ट इस्लाम जा रही हो। आप पहली बीवी से पूछें, अगर इजाज़त देती है तो ठीक, अगर नहीं देती तो ये ऑफ़ेंस है। ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक पर आज हमने बात की। बहुत अच्छी बात की कि अगर पहली बीवी आपकी मौजूद है, अगर आप अच्छी लाइफ़ स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी ना करें। जो मर्द हज़रात ये कहते हैं कि जो है हमें तो इजाज़त है, तो जनाब पहले आप सुन्नतें पूरी कर लें। पहले आप जो है दीन के अहकामात पर अमल कर लें। पहले आप अपनी बीवी के हकूक़ अदा कर लें। पहले आप अपनी जो है फ़ाइनेंशियल कंडीशन देख लें। जिनको ये शौक होता है कि भई हमें तो इजाज़त है, 4 शादियाँ करेंगे, बेशक आप 10 शादियाँ करें, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी तमाम वाइव्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें, ठीक है? उनको बराबर के हुकूक अदा करें उनके। ये नहीं होता कि आपने एक से शादी कर ली, एक को आपने साइड कर लिया, फिर आप दूसरी लेकर आए कि भई मुझे तो जो है वो शरीयत ने इजाज़त दी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ख़वातीन बाहर जॉब करती हैं, हरेस होती हैं, तो वो इस चीज़ से शर्मसार ना हो, शर्मिंदा ना हो कि हम किसी से बताएँगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। देखिए, आपकी सबसे बड़ी जो आपकी इज़्ज़त है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सबसे ऊपर है। जॉब आपको हर जगह मिल जाएगी, अगर आपके पेरेंट्स के लिए आप निकलती हैं, घर के लिए निकलती हैं, जॉब बहुत ज़रूरी है। तो उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए आपको किसी भी हैरेसमेंट को फ़ेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मदद आपके तहत कानून को जो है बरोए कार ला सकती हैं और इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकती हैं। और जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आपको भी अपने बच्चों की खातिर जो है वो नहीं डरना, आपको लड़ना है। अगर आप बर्दाश्त करेंगी, अगर आप ज़ुल्म को जितना भी बर्दाश्त करेंगी, तो ये भी एक जुर्म होता है, ये भी एक गुनाह होता है। फिर उससे आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो अपनी माँ को देखकर सीखेंगे कि हमें भी इनकी तरह ज़ुल्म बर्दाश्त करना है, बहादुर किस तरह से बनेंगे। और एक और बात ये कहना चाहूँगी कि किसी भी ज़हनी मरीज़ से अपनी बच्ची की शादी ना करें, कि वो बाद में आपकी बच्ची पर शक करे, उसे अज़ियत दे। और ऐसी लड़कियों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक शख्स में अगर एक ज़हनी मरीज़ पालें, तो कम से कम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से बेहतर है, बर्दाश्त करने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी को देखें, तसव्वुर करें
उसको इमेजिन करें कि जब एक बंदा इस वक़्त मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो आगे जाकर जब हम अपनी लाइफ़ कंटिन्यू करेंगे, हमारे बच्चे होंगे तो कल को ये मुझे छोड़ भी सकता है, ये दूसरी शादी भी कर सकता है, मुझे मार भी सकता है, मुझे ज़हनी अज़ियत भी दे सकता है। तो अंधी खाई में गिर जाएँ वो बेहतर है कि आप जो है आँखों देखी खाई में गिर जाएँ, ये आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये तमाम जो हमने आज टॉपिक बताए आपको, जो शहज़ाद सर ने इस वक़्त आपसे तमाम टॉपिक पर डिस्कशन किया, तो उसके लिए देखिए आपको जो है इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों से सबक लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के मसाइल दरपेश ही ना आएँगे इंशाअल्लाह। सर आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा बिल्कुल देखिए हमने लास्ट में जो बात की शादी वाली, उसको मैं सेकंड करूँगा, उसके बाद में इसमें पैगाम दूँगा। अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को घर से निकाल देता है ना, तो जी, रिसेंट अमेंडमेंट आई है 2025 की, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी सज़ा 3 साल तक है। ओके, कोई हस्बैंड अपनी बीवी को घर से नहीं निकाल सकता, ये बात ज़हन में रखें आप। ये जुर्म है। दूसरी बात ये कि अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपनी वक़ार को सबसे ऊपर रखें। रिस्क और रोटी का ज़ामिन मेरा अल्लाह ताला है। वो ऑफ़िस, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट आपके रिस्क का ज़िम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, आपकी इज़्ज़त है, आपकी आबरू है, तो सब कुछ है। अपने हुकूक के लिए लड़ें, अपने लिए आवाज़ उठाएँ, ज़ुल्म को बर्दाश्त ना करें। जितना आप आवाज़ उठाएँगे, जितना आप अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, आपकी आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी, आपकी आने वाली नस्लें सुकून का साँस लेंगी। लिहाज़ा मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपने हुकूक को समझें। आपके ऊपर अगर कोई ज़ुल्म हो रहा है, कोई तशद्दुद हो रहा है, कोई हैरेसमेंट हो रही है, आपको कोई तंग कर रहा है, आप खुल के आवाज़ उठाएँ। बिल्कुल, उसके खिलाफ आप इदारों का दरवाज़ा खटखटाएँ। और मैं इतनी बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इदारों से रुजू करेंगे, तो आपको इंसाफ़ की जो फ़राहमी है, वो यकीनन मैसर होगी। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम बहुत तशरीफ़ शुक्रिया लाए। आपने मदु किया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।